Observe this situation. This is a pendulum. Such a type of simple machine, we call it pendulum. This is a light, inextensible and massless string. This is a light, inextensible and massless string. मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं कि लाइट, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग, इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है। लाइट स्ट्रिंग मींस इट्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, इनएक्सटेंसिबल मींस it would not extend any amount of tension may be there, and flexible मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो along the length होगा। इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ यह कोई मास या पॉइंट मास, सम मास m। इन स्टैटिक कंडीशन जो है ऐसे वर्टिकली लटकता है, हमने इसको थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। इट्स डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल थीटा लाइक दिस, एंड नाउ इट्स रिलीज्ड एट रेस्ट। नाउ दिस इज रिलीज्ड एट रेस्ट। अब इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है। जैसे ही हम इसे रिलीज करते हैं, यह द पेंडुलम वुड स्टार्ट फॉलिंग। यह एक सर्कुलर मोशन में एक आर्क को स्वीप इस तरह से करते हुए इधर से पास करेगा एंड फिर यह आगे जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एट बॉटम पॉइंट। इस पेंडुलम की वेलोसिटी क्या होगी? Now, such a type of situations, they are always dealt with energy conservation principle. इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करते हैं। इस सिचुएशन में डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स को सोचना, दैट इज अ फुलिश कंसेप्ट, फुलिश अप्रोच। यदि आप इसमें यह सोचने लगेंगे कि क्या फोर्स है, क्या एक्सीलरेशन है, उस एक्सीलरेशन की वजह से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालें, कैसे वेलोसिटी निकालें, आप घूमते रह जाएंगे और आप इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में हर पॉइंट पर फोर्स वेरिएबल है, हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन भी वेरिएबल है, हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वेरिएबल है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट कभी भी नहीं लगाया जाए। ऐसे प्रॉब्लम में बेस्ट होता है WPE का कंसेप्ट लगाना, वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना। अब वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट हम क्या सोचकर लगा रहे हैं, पहले इस बात को समझे। दिस इज अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। हम कहते हैं इस मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड के थ्रू कोई एनर्जी प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। अब दिस इज द इनिशियल सिचुएशन और इसे हम फाइनल सिचुएशन कहते हैं। एट दिस पॉइंट दिस इज टर्म्ड एज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस टर्म्ड एज फाइनल कंडीशन ऑफ पार्टिकल। नाउ वी यूज्ड टू से initial total mechanical energy would be equal to final total mechanical energy. Initial total mechanical energy is always equal to final total mechanical energy. This is the basic concept, the basic principle, the basic logic to solve the problem. अब total mechanical energy में हम कहेंगे initially kinetic energy plus initial potential energy would be equal to final kinetic energy plus final potential energy.
हम यह कंसेप्ट, यह लॉजिक लगाएंगे। अब हमें बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखना होता है। नाउ वंस अगेन दिस अ वेरी सिंपल सिचुएशन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी सिचुएशन। और आगे जाके जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती जाती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को लिखना, काइनेटिक एनर्जी को लिखना, वो एक चैलेंज बनता जाता है। हम कुछ इस तरह के प्रॉब्लम अभी क्लास में और करते हैं। पहले इसी को करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इट्स एट रेस्ट, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम कह देंगे 0। इनिशियली दिस इज एट रेस्ट, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। और बॉटम पॉइंट पर जहां हमें वेलोसिटी v निकालना है, इस पॉइंट पर हम कह देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल लिख दी। अब पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इधर लिखना चाहते हैं, तो उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमें रेफरेंस डिफाइन करना होगा। रेफरेंस वह पॉइंट हो जाएगा जिसको हम 0 पोटेंशियल एनर्जी पर कहेंगे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन पता है, इट्स mgh। हियर h इज द हाइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए इस सिचुएशन में हम रेफरेंस किसे डिफाइन करें? हम कहेंगे रेफरेंस क्यों ना हम इस बॉटम पोजीशन को ही डिफाइन कर दें। हम इसे रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं, इस बॉटम पोजीशन को रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं। यदि हमने इसे रेफरेंस डिफाइन कर दिया तो हम कहेंगे फाइनली पार्टिकल इस बॉटम पोजीशन पर ही आ चुका है, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें इनिशियल पार्टिकल की इस रेफरेंस पोजीशन से हाइट देखना हो। दिस इज द इनिशियल हाइट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम अवर चोजन रेफरेंस। हमने जो रेफरेंस चूज करा है उससे यह वर्टिकल हाइट है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस h। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है इधर। मैं कहता हूं this height h is this total length L, this is the total length L from here to here, minus this would be height h. Now what is this length from here to here? If this is L, this theta, this would be L cos theta. और हम कहेंगे this height h is L minus L cos theta, and initial potential energy जिसको हम mgh लिखते हैं, इस initial potential energy को हम लिख देंगे mg into L into 1 minus cos theta। इधर से L कॉमन निकाल लिया है। इस तरह से हमने इस फिनोमेना के दौरान, इस सिचुएशन के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लिखने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सारी चीज लिख ली। अब हम सीधा सीधा यह लॉजिक लगा देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह 0। थ्रूआउट m कैंसल्ड, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा।
such a type of problems, always remember, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं, यदि आपको वेरिएबल फोर्सेस दिख रही हो, फोर्स का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता हुआ दिख रहा हो और आपसे वेलोसिटीज की टर्म में बातचीत करी गई हो, वेलोसिटी पूछी गई हो, तो ऐसे केस में हमेशा एक चीज दिमाग में आने लगे आपके कि इधर डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स लगाना अवॉइड करना चाहिए। डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स लगाने के बजाय इस जगह पर WPE का कंसेप्ट लगाना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना चाहिए। किसी तरह से यदि हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकें तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व ज्यादा आसानी से करा जा सकता है। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस। बड़े ध्यान से देखें। इसी के बाद में एक और इसी तरह का केस और समझाऊंगा, सिखाऊंगा। पहले से फटाफट देखो। स्प्रिंग मास सिस्टम देखिए, मैं स्प्रिंग मास सिस्टम के दो केसेस डिस्कस करवाता हूं और फिर इनके हम फाइनल रिजल्ट उनको कंक्लूड करके उनको हमेशा के लिए मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे। उनको जब भी सिचुएशन आती है तो सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। देखिए, this is a smooth horizontal surface and this is a rigid wall. इस रिजिड वॉल से और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से बंधा हुआ यह मास m स्प्रिंग के थ्रू वेयर स्प्रिंग कांस्टेंट इज k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ये हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब at unelongated or at natural length of spring, at natural length of spring, mass is imparted a horizontal velocity of v, imparted velocity of v naught. As shown in figure. At natural length of spring, जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और यह सिस्टम बिल्कुल स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कोई कंप्रेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन पर इस मास को कुछ v नॉट वेलोसिटी से जर्क देकर पुश कर दिया। अब हमसे यह पूछा जाता है व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इस v नॉट वेलोसिटी से जर्क देने पर टेल मी द मैक्सिमम elongation in the spring. Now, once again, for such type of situations,
Definitely one can solve this problem by the concept of dynamics and kinematics. डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है, बट डेफिनेटली दैट मेथड ऑफ डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स वुड बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे यह मास मूव करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग एलोंगेट होगी, और जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो उसमें फोर्स kx होएगा, और उस kx फोर्स x के साथ में वेरिएबल होएगा. यहां पर वेरिएबल फोर्स वाली कंडीशन बनेगी, वेरिएबल एक्सीलरेशन वाली कंडीशन बनेगी, और उस वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल एक्सीलरेशन को ट्रीट करने में, उसको सॉल्व करने में यू नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, और आप तो घूमते रह जाओगे उस तरीके से सॉल्व करने. In fact, I'll call it a poor method to solve this situation. फोर्स और एक्सीलरेशन में कोई जाकर इस काम को करने का प्रयास करेगा तो मैं कहूंगा he is applying poor method. The better method once again in such type of situation would be the concept of work, power and energy, WPE का concept, the concept of energy conservation principle. अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का क्या लॉजिक है? Since it's a smooth horizontal surface, यह मास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है, और कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी वजह से कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. हेंस द एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व्ड. टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. टोटल mechanical energy is conserved. अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ गई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. हमें बेसिक यह लॉजिक लगाना है. अब इसको लगाएंगे कैसे? दिस इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन. इसको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड इसके बाद में करूंगा. जब इनिशियल कंडीशन है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ mv स्क्वायर. वाई? अब मैं कहता हूं एट मैक्स एलोंगेशन, इधर लॉजिक लिख देता हूं, एट मैक्स elongation. Max elongation पर x is maximum, velocity which is dx by dt. जब x की वैल्यू मैक्सिमम होती है तब dx by dt जीरो होता है. जब x की वैल्यू मैक्सिमम होती है तब dx by dt जीरो होता है. मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है. पार्टिकल वेलोसिटी इज जीरो. यह मास v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ना चालू हुआ. जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और जो इसकी कम होती हुई वेलोसिटी है, जो इसकी कम होती हुई काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी स्प्रिंग के पास जाएगी. वो एनर्जी स्प्रिंग के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होते होते इस पार्टिकल की अल्टीमेटली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वही कंडीशन होगी जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेटेड होगी. उसके बाद यह मास फिर वापस दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और फिर दोबारा स्प्रिंग की एलोंगेशन पहले कम होएगा और फिर वो कंप्रेस होने लगेगी. हम कहते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन जब है एट मैक्स एलोंगेशन व्हेन x इज मैक्सिमम, dx by dt is zero means velocity is zero, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो. फाइनली
ये हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अब पोटेंशियल एनर्जी, इधर मुझे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। वंस अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी। इस रेफरेंस बेस्ड एनर्जी को लिखने के लिए मुझे पहले रेफरेंस डिफाइन करना जरूरी। लेट्स से द रेफरेंस इज द अनएलोंगेटेड स्प्रिंग। जो अनएलोंगेटेड स्प्रिंग है इसे मैं रेफरेंस बोल देता हूं, और अनएलोंगेटेड कंडीशन में, मतलब इनिशियल कंडीशन में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 बोल देता हूं। और जब यह मैक्स एलोंगेटेड होगी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर्स में लिख चुके हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एलोंगेशन। Initial total mechanical energy equal to final total mechanical energy, and from here one can write x max is equal to under root of k under root of mv naught square upon k, half cancelled, or it's under root of m upon k into V naught. This is the maximum elongation of the spring. अब यदि कोई इधर हमसे पूछा हो what is the maximum compression? What is the maximum compression? इस मैक्स एलोंगेटेड कंडीशन पर और मैक्स कंप्रेशन के कंडीशन पर क्या सिचुएशन दिखाई देगी वो मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। यहां स्प्रिंग की लेंथ L, जब ये मैक्स एलोंगेटेड होगी, मैं नंबर ऑफ टर्न्स जरूर गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेंगे जब वो मैक्स एलोंगेट रहेगी तब भी। 1 2 3 4 5 6 7। This would be the max elongated situation. इस समय पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है और इसकी लेंथ है L प्लस एक्स मैक्स। दिस इज द कंडीशन। अब इस समय पर यह पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, इधर तक आते आते 0 हो गई। मतलब यह पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया। मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर, मतलब एक बहुत छोटे से समय के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आएगा और फिर एकदम से दोबारा पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। और दोबारा यह पार्टिकल अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8। और दोबारा जब वो इस पोजीशन पर आएगा और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी, इस समय पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट ही होगी, इस मास की वेलोसिटी v नॉट ही होगी, मगर उस वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट जाएगा। आपने मास को पुश जब करा था इनिशियली, तो उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आया। स्प्रिंग इस समय एलोंगेटेड है और वो मैक्सिमम एक्स से एलोंगेटेड है, और जब वो मैक्सिमम एक्स से एलोंगेटेड है उस समय पार्टिकल रेस्ट पर है। अब यह स्प्रिंग, जो एलोंगेटेड स्प्रिंग है, इस पार्टिकल को दोबारा पीछे की तरफ खींचने लगेगी, और स्प्रिंग के दोबारा पीछे की तरफ खींचे जाने से यह पार्टिकल अब बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में
मूव करने लगेगा और दोबारा स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वह कम होने लगेगा और इधर तक आते आते स्प्रिंग दोबारा अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी। अब इसके बाद जब यह स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आएगी उस समय पर इस मास की वेलोसिटी v0 ही रहेगी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना इनिशियली आपने इधर दिया था, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाएगा। द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इधर मास के पास काइनेटिक एनर्जी थी, मास ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को दे दी, अब वह एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। फिर दोबारा स्प्रिंग ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी मास को दोबारा लौटा दी, अब वो सारी एनर्जी दोबारा मास के पास में है, हाफ mv0 स्क्वायर ही है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यह स्प्रिंग दोबारा कंप्रेस होने लगेगी। अब यह स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी। यह जैसे जैसे यह कंप्रेस होगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और दोबारा इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती जाएगी। कंप्रेशन के दौरान इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में वो कम होती जाएगी और जब वह मैक्सिमम कंप्रेस्ड होएगा, वंस अगेन at max compression as well, जब x को हम फिर भी x max से लिखेंगे, इधर यह एलोंगेशन था, इधर यह कंप्रेशन, dx by dt जो कि वेलोसिटी होता है वो वंस अगेन जीरो ही रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन पर। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेज पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, मैक्सिमम एलोंगेशन पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और मैक्सिमम कंप्रेशन भी पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो। और उस मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी वंस अगेन हम यही इक्वेशन लगाएंगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ के मैक्सिमम कंप्रेशन स्क्वायर, और मैक्सिमम कंप्रेशन भी इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी मैक्सिमम एलोंगेटेड के लिए आ रही थी। इसकी लेंथ होगी L माइनस एक्स मैक्स। हम कहते हैं इस सिचुएशन में स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एलोंगेशन और नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन सेम होता है। नेचुरल लेंथ पर एक बार पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा और लौट के आके पार्टिकल उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। इन फैक्ट दिस पार्टिकल वुड एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ पर इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन जब वो नेचुरल लेंथ पर है इसे मीन पोजीशन कहते हैं। और इस मीन पोजीशन से वह पहले आगे की तरफ जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, फिर वापस अपनी जगह पर आ रहा है। सच ए टाइप ऑफ मोशन, यह जो पार्टिकल है इस तरह से आगे पीछे होने लगेगा। एंड सच मोशन इज टर्म्ड एज टू एंड फ्रो मोशन इन
कोलोक्वल लैंग्वेज, इन कोलोक्वल साइंस इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, जबकि हम आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स की भाषा में इसे हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक मोशन। हम फिजिक्स में आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे और वहां पर बड़े डिटेल में इस तरह की मोशन के बारे में और भी फर्दर पढ़ेंगे। अभी WPE वर्क एनर्जी कंसेप्ट समझाते हुए मुझे यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताना है। अब इसी सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा था, अब मैं इसको वर्टिकली लटका देता हूं और फिर इस सिचुएशन को एनालाइज करता हूं।